यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा प्रौद्योगिकी, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी नदियों का जोड़ा सबसे अधिक प्रदूषित है? तो गंगा और यमुना। ठीक है, गंगा यमुना ये 2 नदियाँ सबसे अधिक प्रदूषित हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास की अवधारणा दिया है डॉक्टर महबूब उल हक ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? रबर, कहवा, चाय या मक्का। तो मक्का इसमें सही हो जाएगा। मक्का बागाती फसल नहीं है, बागाती या रोपड़ फसल नहीं है। 5 नंबर है, यूएसए में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से किसे जंग का कटोरा से जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग क्षेत्र को, ठीक है, पिट्सबर्ग क्षेत्र को कटोरा से जाना जाता है, जंग का कटोरा जाना जाता है। फिर 6 नंबर है, मॉस्को अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, पोलैंड में, रूस में, दक्षिण कोरिया में। तो मॉस्को मेरे प्यारे बच्चों रूस में अवस्थित है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 1970 में केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, योजना आयोग को निम्न में से किस वर्ष नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था? तो 2015। योजना आयोग को निम्न में से किस वर्ष नीति आयोग के रूप में प्रस्तावित किया गया था? तो 2015 सही हो जाएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 10 है, कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं? कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन प्रदेशों में मानव बसाव के अनुकूल सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जीवन शैली सम हो जाती है। इसके बाद है 11 नंबर, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास का मापन सूचकांक द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, विनिर्माण से क्या आशय है? तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्र से फल फूल सब्जियां ट्रकों में भरकर निकटवर्ती बाजारों में भेजे जाते हैं, अतः ऐसे ट्रक कृषि कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? ट्रक कृषि कहते हैं। इसके बाद 14 नंबर, चिकित्सा पर्यटन का क्या तात्पर्य है? चिकित्सकीय उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधियों से संबंध करना ही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह होता है जो एक महाद्वीप के आर पार जाकर उसके दोनों छोर को जोड़ता है। इसके बाद है 16 नंबर, क्या कह रहा है? भारत के किन्हीं 2 भाषाई परिवारों के नाम लिखिए। तो पहला हिंद आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। परिवहन के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। तो परिवहन के प्रमुख साधन 3 प्रकार के होते हैं, स्थलीय, जलीय और वायवीय। तो सबसे पहले देखेंगे स्थलीय परिवहन में।
इसमें सड़क, बस, कार, साइकिल और रेल परिवहन, ट्रेन, मेट्रो शामिल है। जलीय परिवहन, इसमें नाव, जहाज और स्टीमर का उपयोग किया जाता है। वायवीय परिवहन, इसमें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल है जो तीव्र गति से यात्रा संभव बनाते हैं। इसके बाद है 18 नंबर, भारत में अमरख के वितरण की विवेचना कीजिए। तो भारत में अमरख मुख्यतः झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है। झारखंड का गिरिडीह जिला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में उदयपुर और अजमेर, जबकि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला प्रमुख स्रोत है। भारत अमरख उत्पादक में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। इसके बाद है 19 नंबर, भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है विविध वस्तुओं का निर्यात, कृषि, वस्त्र, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण आदि। आयात पर निर्भरता, कच्चा तेल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यापार संतुलन, आयात अधिक, निर्यात कम होने से व्यापार घटा। विविध बाजार, अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रमुख व्यापारिक भागीदार। सरकारी नीतियाँ, व्यापार सुधार हेतु विभिन्न नीतियाँ लागू। इसके बाद है 20 नंबर, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। श्वसन रोग जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े का संक्रमण बढ़ता है। हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ता है। PM 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें आँखों में जलन, सिर दर्द और थकान उत्पन्न करती हैं, जिससे जीवन प्रत्याशा कम होती है। इसके बाद है मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मिश्रित कृषि वह प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र में फसल उत्पादन और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, पहला, फसल और पशुपालन का संतुलित समन्वय, भूमि का अधिकतम उपयोग और जोखिम में कमी, खाद्य सुरक्षा और आय के विविध स्रोत, जैविक खाद और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। इसके बाद है 22 नंबर, ग्रामीण और नगरीय आदिवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ग्रामीण आदिवासी प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं जहाँ कृषि, पशुपालन और कुटीर उद्योग आजीविका के प्रमुख स्रोत होते हैं। सामाजिक जीवन सामुदायिक और पारंपरिक होता है। नगरीय आदिवासी शहरों में रहते हैं जहाँ उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र रोजगार के प्रमुख साधन होते हैं। जीवन शैली आधुनिक और सुविधायुक्त होती है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, ग्रामीण बस्तियाँ अनेक आकार, संरचना और बनावट के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहली है मेरे प्यारे बच्चों, सा केंद्रित बस्तियाँ। इन बस्तियों में घर पास पास होते हैं और एक निर्धारित केंद्र के आसपास बसे होते हैं। यह बस्तियां नदी किनारे, सड़क मार्ग या कृषि भूमि के पास पाई जाती हैं, जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। विक्षिप्त बिखरी बस्तियां, यहाँ घरों के बीच काफ़ी दूरी होती है, जो पहाड़ी, रेगिस्तानी या घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र। इसके बाद है रैखिक बस्तियाँ। ये बस्तियां सड़क, नदी या रेलवे लाइन के किनारे पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी के किनारे बसे गांव। वित्तीय बस्तियां, ये बस्तियां चारों ओर कृषि भूमि से घिरी होती हैं और अक्सर कुआं या तालाब के आसपास बसती हैं। इसका विकास भौगोलिक स्थिति, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिर इसमें अथवा करके 2 पूछता है, 1 करना रहता है, तो अथवा वाला भी देखते हैं। सुएज नहर और पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसके 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, जबकि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं, तो सुएज नहर में यह 1869 में बनी और बिना किसी जलकुंड के सीधी नेविगेशन वाली नहर है। यह एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यात्रा के लगभग 7000 किलोमीटर कम कर देती है। यह वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसमें प्रतिदिन हजारों टन माल परिवहन होता है। इसके बाद है पनामा नहर। इसमें लिखेंगे 1914 में बनी यह नहर जलकुंड प्रणाली का उपयोग करके जल स्तर नियंत्रित करती है। यह अमेरिका और एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग को छोटा बनाती है। यह वर्षा जल से संचालित होती है, जिससे इसकी परिस्थितियाँ तंत्र सुरक्षित रहता है। इसके बाद है 24 नंबर, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग परिवहन उद्योग, बिजली उत्पाद और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में किया जाता है। देश में पेट्रोलियम भंडार मुख्यतः मुंबई, हाई, महाराष्ट्र, असम, गुजरात और पूर्वी तट के कृष्ण गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। असम के डिगबोई, जोरहाट और शिव सागर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जबकि गुजरात में अंकलेश्वर और काम्बे बेसिन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके बाद हालांकि भारत में पेट्रोलियम उत्पाद होता है लेकिन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगभग 85% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है और नए अपतटीय भंडारों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
पेट्रोलियम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके सीमित भंडार और बढ़ती खपत के कारण ऊर्जा का विविधीकरण आवश्यक हो गया है। इसके बाद अथवा करके देखते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। इसे कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके निकाला जाता है। जनसंख्या प्रभावित घनत्व को कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला, भौगोलिक कारक। पहाड़, जलवायु, जल उपलब्धता और मिट्टी की उर्वरता जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करते हैं। आर्थिक कारक। औद्योगिकरण, व्यापार और रोजगार के अवसर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद है सामाजिक और राजनीतिक कारक। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और शांति व स्थिरता घनी आबादी को बनाए रखते हैं। ऐतिहासिक कारक। प्राचीन सभ्यताओं और सांस्कृतिक केंद्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। इसके बाद है 25 नंबर। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। संसार का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। संसार में रोपण कृषि के किसी एक क्षेत्र का नाम मलेशिया। चीन का सबसे बड़ा नगर शंघाई, यह भारत का नहीं है, विश्व का है। संसार में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला नॉर्वे। उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में है भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाया और उनके नाम लिखिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।